हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब्स्ट्रिकादिया। क्लास 7th की यहाँ पर बुक चल रही है और चैप्टर आज उसका हम 12th स्टडी करने वाले हैं, पादप में जनन। ऑलरेडी हमने इससे पहले 11th चैप्टर इसका पढ़ा था और जो चैप्टर अब नेक्स्ट जो वीडियोस बनाएंगे क्लास 8th के वो अलग इंडिविजुअल चैप्टर वाइज हम लोग बनाएंगे। तो हम बुक 6 जो कक्षा 6 की बुक है उसमें हम जनन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। कायिक अंग क्या होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। कई बार क्या होता है कि पौधे के अन्य भागों से, जैसे उसकी मूल से, तने से, पत्तियों से, इनसे भी अन्य पादप का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कायिक जन अंग। यानी इन अंगों से भी अन्य एक और पौधे को तैयार करना या तैयार हो जाना आपका, इससे ये अंग आपके वो कहलाते हैं कायिक अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जनन अंग। पुष्प जो है वो पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग और मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। तो कई पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प में केवल नर जनन अंग या केवल मादा जनन अंग होता है और कई पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों ही जनन अंग एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो जनन अंग है वो केवल और केवल किसकी बात करी है? पुष्प की यहाँ पर बात की है। पादप अनेक विधियों द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो है। एक तो अलैंगिक जनन है और एक लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो पादप है वो बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न कर देता है, बिना बीज के, उसे बीज की आवश्यकता नहीं होती। जबकि जो लैंगिक जनन है उसमें बीज की यहाँ पर आवश्यकता होती है। अब अलैंगिक जनन जो है वो नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे आलू है। आलू से हम उसके बीज की जरूरत नहीं है, आलू के आपने देखे होंगे पोर आ जाते हैं, उसकी कटिंग लगा सकते हैं। गुलाब की स्टिक से हम अन्य गुलाब उगा सकते हैं। गन्ने से गन्ने की स्टिक लगा के हम एक और गन्ना यहाँ पर उगा सकते हैं। तो इस तरीके का जो जनन है वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है? यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। इसमें क्या करते हैं, पादप की जो हिस्सा है, जैसे उसका मूल है, तना, पत्ती, कली, किसी से भी नया पादप हम प्राप्त करते हैं। तो ये जो अंग है वो क्या कहलाते हैं? कायिक अंग इसके कहलाते हैं। जनन जो है वो पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जैसे गुलाब और चंपा है, इसके पौधा जो है वो एक शाखा से अगर कोई नोड उसमें है, कोई पर्व संधि उसमें है, उस भाग को काट कर अगर हम कलम बनाकर उसकी मिट्टी में दबा देंगे तो उससे हमें नया पौधा यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से ये जो संधि, अगर इस तरीके का कोई पोर वहां पर निकला हुआ है तो नीचे से यहाँ टेढ़ा इसको काट देते हैं और इसकी कलम अगर हम लगा देते हैं। कलम किसको कहते हैं? स्टिक को कलम कहा जाता है, जिसके निचले हिस्से को हम थोड़ा तिरछा काट देते हैं चाकू की सहायता से। इसी तरह जो मनी प्लांट का पौधा है उसे भी हम कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न यहाँ पर कर सकते हैं। पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी पत्ती के पर्व संधि से जुड़ा होगा बिंदु में भी कलिकाएं यहाँ पर निकलती हैं। ये कलिकाएं जो है प्ररोह यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती है, जिनको कायिक कलिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर पहले तो था कलम, ठीक है, गुलाब, चंपा ऐसे जो पौधे थे उनमें हमने कलम लगाकर कायिक जनन किया था। अब आलू में आप देखेंगे कि इस तरह की कायिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम आंख कहते हैं। इस हिस्से को अगर हम काट कर जमीन में गाड़ दें तो नया आलू का पौधा इससे तैयार हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम, इस नई कलिका को क्या कहते हैं? आंख यहाँ पर कहते हैं। और इसी प्रोसेस से हल्दी और अदरक जैसे दूसरे पौधे भी उगाए जा सकते हैं। ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा जो होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं, उसकी पत्तियों से नए पौधे उगते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियों के जो किनारे होते हैं उसमें कलिकाएं होती है। ब्रायोफिलम में क्या होता है, उसकी पत्तियों में जो कलिकाएं होती है, तो ये जो प्रत्येक कलिका है वो एक नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म देती है, क्योंकि जो शकरकंद है वो पादप की जड़ है
और जो डहेलिया है, यानी जो गुलदाउदी डहेलिया एक पौधा आता है, छोटा सा फ्लावर आता है उसका, उसकी भी हम क्या करेंगे, अगर नीचे से जड़ को काट कर एक और पौधा लगाएंगे तो वहां पर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये पत्थर चट्टा की पत्ती है, यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर ये कलिकाएं हैं, ये कलिकाएं नए पादप का यहाँ पर निर्माण करती है। कैक्टस, कैक्टस क्या है? कैक्टस में भी वही है कि कायिक जनन होता है। पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग विलग्न हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। कैक्टस का जब पौधा उगता है, आपने देखा होगा इस तरीके से, तो इसका जो अलग से ये भाग निकलता है, इस भाग से हम एक और पादप का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं, जमीन में उसे गाड़ कर। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या होता है कि पादप कम समय में ही उगाए जा सकते हैं और इसमें पौधे जो है वो हमें बड़े और बड़ी जल्दी ही बड़े मिल जाते हैं। यहाँ पर नया पादप जो है वो जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वो एक ही जनक द्वारा उत्पन्न यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन की अगर हम बात करें तो मुकुलन के लिए सबसे पहले हम ईस्ट की बात करेंगे, ठीक है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। ईस्ट जो है वो कुछ ही घंटों में वृद्धि कर लेता है, यानी इसकी जनन क्षमता बहुत अधिक होती है। ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ईस्ट किस तरीके से जनन करता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ईस्ट का जो मुकुलन, ये जो हिस्सा होता है, ये ईस्ट कोशिका है, ठीक है। इसमें ये जो हिस्सा, उभारू हिस्सा उत्पन्न हुआ है, इसे ही क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ये मुकुलन की एक श्रृंखला यहाँ पर तैयार हो गई। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्धन यानी मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिका बना लेती है। तो कुल मिला के मुकुलन का आपको एक ध्यान रखना है कि मुकुलन का मतलब इस तरीके से गोल उभारू सिरा उत्पन्न होना मुकुलन कहलाता है। खंडन क्या होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे कि पानी के अन्य जलाशय में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे यानी फसलनदार, जिसे हम काई यहाँ पर सामान्य भाषा में कहते हैं, जो कि एक तरह की शैवाल होती है। स्पायोगायरा का यहाँ पर खंडन दिया गया है। ये शैवाल होती है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल क्या करता है? वृद्धि करता है। तेजी से यह खंडन द्वारा गुणन करता है। तो शैवाल किससे गुणन करता है? शैवाल आपका खंडन के द्वारा गुणन करता है। फिर इसके बाद है, शैवाल में खंडन इस तरीके से होता है, वर्टिकल, इस तरीके का प्रक्रम इसमें चलता रहता है। अब आते हैं बीजाणु, ठीक है। बीजाणु की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी डबल रोटी का। डबल रोटी पर यहाँ हम देखेंगे कवक उग जाते हैं बीजाणुओं के द्वारा। यहाँ पर हम डबल रोटी पर रुई के जाल के रूप में बीजाणु को देखेंगे और ये बहुत हल्के होते हैं और बहुत दूरी पर जा सकते हैं। बीजाणु जो है वो अलैंगिक जनन ही करते हैं। बीजाणु क्या करते हैं? अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु जो है वो उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उच्च दाब को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि फर्न में भी बीजाणु द्वारा जनन यहाँ पर दिखाया गया है। लंबे समय तक, क्योंकि ये बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को सुरक्षात्मक आवरण से ढक लेते हैं, इसलिए लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु अंकुरित होकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्ण जैसे पादप में भी जनन जो है वो बीजाणुओं द्वारा ही होता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बना था कि बीजाणुओं द्वारा जनन किसमें होता है? तो मांस, फर्ण, आपका जो कवक है, ये सब बीजाणुओं द्वारा ही जनन आपका है। अब हम टॉपिक पे बात करेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आपका क्या है? पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, एक तो पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। पुंकेसर नर जनन अंग है और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। सरसों, गुड़हल और पिटूनिया का कोई पुष्प लेकर
इनके जनन अंगों को पृथक कीजिए, पुंकेसर और स्त्रीकेसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्रीकेसर होता है उनको क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जिनमें दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरा ये एक लिंगी पुष्प है। फिर से देखिए, मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरा एक लिंगी पुष्प है, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये जो पौधे हैं ये द्विलिंगी पुष्प यहाँ पर है। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी उपस्थित हो सकते हैं। जो एक लिंगी पुष्प है जिनमें केवल या तो नर या केवल मादा पाया जाता है, तो उसमें एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि या तो ये दोनों ही अलग अलग पुष्प में मगर एक ही पादप पर हो, या फिर अलग अलग पुष्प में अलग अलग पादप पर उपस्थित हो। पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं। परागकोश में पराग कण होते हैं, नर युग्मकों को बनाते हैं। ठीक है, पुंकेसर वैसे भी जो नर जनन अंग है, तो इसमें क्या होता है? परागकोश होते हैं और ये परागकोश किसका निर्माण करते हैं? पराग कण का निर्माण करते हैं और ये पराग कण नर युग्मकों को बनाते हैं। वहीं स्त्रीकेसर में क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है जिससे वर्तिका और वंडाशय का निर्माण होता है। इस अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण किसमें होता है? बीजांड में होता है। क्वेश्चन आपका यहां से बना था कि मादा युग्मक या अंड का निर्माण किसमें होता है? तो बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। लैंगिक जनन में युग्मनज यानी जाइगोट्स का निर्माण किससे होता है? जाइगोट का निर्माण यहाँ पर किससे होता है? नर और मादा युग्मकों के युग्मनन से जाइगोट का यहाँ पर निर्माण होता है। यहाँ पर ये डायग्राम हम देखेंगे कि ये डायग्राम कैसे है। यहाँ पर ये परागकोश दिया है, ये जो तंतु है इसे पुतंतु कहते हैं। ये पुंकेसर का डायग्राम है। वहीं स्त्रीकेसर में हम देखेंगे कि ऊपर वाला जो सिरा है ये क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। ये वर्तिका कहलाता है और ये जो हिस्सा है आपका वो बीजांड, और इस हिस्से को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है? इसी अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है और नर और मादा युग्मकों के निर्माण से जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद परागण क्या होता है ये हम देखेंगे। तो पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि पराग कण जो है वो हल्के होते हैं अतः वायु के साथ या जल में बहकर ये कहीं और उड़ जाते हैं, या फिर कई बार पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर चिपक कर भी ये परागकण कहीं उड़कर चले जाते हैं और अन्य पुष्पों पर बैठ जाते हैं। पुष्प की वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि जो परागकण थे वो नर से मादा तक पहुंचे, मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, और ये जो प्रोसेस था आपका वो क्या कहलाया? परागण कहलाया। अगर ऐसा हो कि एक ही पौधे में नर और मादा दोनों हो तो क्या होगा कि वहां जो नर की स्त्री इसके परागकण जो है, नर जनन अंग के जो परागकण है वो जो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, यहाँ जो परागकोश है उससे परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो एक ही पौधे के अंदर अगर ये प्रक्रिया संपन्न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक ही पुष्प के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यदि दो पुष्पों के बीच में ये प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे क्या कहेंगे? पर परागण यहाँ पर कहेंगे। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। अब निषेचन की हम यहाँ पर बात करेंगे। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से निषेचन होता है, यानी युग्मनज यहाँ पर बनते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है
और ये जो जायगोट के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं निषेचन। युग्मनज जो है वो भ्रूण में विकसित हो जाता है, यानी बाद में क्या होता है, जायगोट किस में डेवलप हो जाता है, जायगोट से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का यहाँ पर निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से युग्मनज का निर्माण हुआ है। ये अंडाशय है जिसमें बीजांड का निर्माण हुआ था। यहाँ पर जब परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो यहाँ जायगोट का निर्माण हुआ है और ये जायगोट यहाँ पर अंकुरित होकर बाहर पुष्प के फल के रूप में, सॉरी, बीज के रूप में निर्माण हुआ। फल और बीज का विकास किस प्रकार से होता है। यहाँ पर निषेचन की जो प्रक्रिया है वो अंडाशय में संपन्न हुई, फल में विकसित हो जाता है ये अंडाशय, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व होने वाले पर जो अंडाशय है वो फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा, और कुछ फल कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, ये प्रोसेस दिखाया गया है फलों के बारे में। बीज प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन या खेत या उद्यान में भी चहलकदमी अगर आप कर रहे हैं तो वहां देखेंगे कि प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती क्या है। प्रकीर्णन की प्रक्रिया ऐसा है कि यदि कोई पादप है जिसके जो बीज है वो हवा की सहायता से या जल की सहायता से उड़कर जब किसी अन्य जगह चल जाते हैं और अन्य जगह जाकर वो विकसित होते हैं, तो वह जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए, जो इस प्रकार के बीज होते हैं जो उड़कर प्रकीर्णन की क्रिया संपन्न करते हैं, उनमें या तो इस तरीके के पंख पाए जाएंगे या फिर उनमें फर पाए जाएंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। एक तो सेहजिन यानी ड्रमस्टिक का बीज यहाँ दिया है जिसके चारों तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा दिया है द्विफल यानी मैपल जिसके यहाँ इस तरीके से पंख होते हैं। तो ये पंखों की सहायता से उड़कर अन्य मैदानों में या अन्य जगह जाते हैं और वहां पर ये उगकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। प्रकीर्णन की प्रक्रिया जो है वो हवा के द्वारा भी हो सकती है और पानी के द्वारा भी हो सकती है। अब ये सूरजमुखी के फूल है उसमें देखिए आप कि रोम युक्त फल, और यहाँ पर आक का पौधा जो होता है, आपका आंकड़े का पौधा जो होता है उसके अंदर भी इस तरीके के फल पाए जाते हैं। यहाँ पर इसके उदाहरण यूरेना और जेंथियम है। यूरेना और जेंथियम भी इसके कुछ उदाहरण है। यूरेना, जेंथियम कौन से उदाहरण हैं कि कई बीज ऐसे होते हैं जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो ये जंतुओं के शरीर पे लगकर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। ठीक है, ये कांटेदार बीज आपके क्या कहलाते हैं, जिसके एग्जाम्पल है जेंथियम और दूसरा एग्जाम्पल है आपका यूरेना। तो इसमें नेक्स्ट है आपका कि ये बस एरंड और बॉल्सम के पौधे भी कुछ इस तरह के ही होते हैं। एरंड के पौधे में क्या होता है कि बीज को जब फटता है तो बीज फट कर गिरकर थोड़ी दूरी पर जाकर अचानक से दूरी पर जाकर गिरता है और वहां पर इसके बीज फैल जाते हैं कुछ इस तरीके से। सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन और गुणन करते हैं। जनन जो है वो दो तरीके से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। क्योंकि हम यहाँ पादपों की बात कर रहे हैं तो पादपों में जो जनन है वो लैंगिक और अलैंगिक तरीके से होता है। अलैंगिक जनन में सबसे पहले है खंडन यानी स्ट्रिप के तरीके से बीच में से टूट जाना। दूसरा है मुकुलन यानी एक ऊपर छोटा सा उभार होके। तीसरा है बीजाणु निर्माण से, और चौथा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी पौधे के किसी भी भाग से मूल, जड़, तना, पत्ती, इनसे नए पौधे का निर्माण करना। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मनन होता है और वो जायगोट का निर्माण करते हैं यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना, मूल, ये सब इसके कायिक भाग है। पुष्प जो है वो पादप का जनन अंग है। पुष्प क्या है, पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, जबकि द्विलिंगी पुष्प में क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प में क्या होते हैं,
कि या तो उसमें नर जनन अंग होगा या फिर मादा जनन अंग होगा। और द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है कि एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर तथा मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। ठीक है, नर युग्मक कहाँ मिलेंगे? परागकणों में, और मादा युग्मक बीजांड में यहाँ पर मिलेंगे। परागकोश या तो जब परागण होगा तो वो परागण क्या कहलाएगा कि परागकोश से या तो उसी पुष्प का आप जो वर्तिकाग्र लें या अन्य पुष्प का वर्तिकाग्र, उसमें जब पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो वो परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार से होता है। यदि एक ही पुष्प के अंदर परागण की प्रक्रिया संपन्न हो तो वह स्वपरागण कहलाती है। यदि दो पुष्पों के अंदर या दो से अधिक पुष्पों के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो परपरागण कहलाती है। परागण जो है वो पवन, जल और कीटों के द्वारा स्थानांतरित भी हो सकते हैं। नर तथा मादा युग्मकों का युग्मनन जो है वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड जो है वो जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं और उस युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करते हैं। फल क्या है? फल जो है एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। तो फल किससे विकसित होता है? अंडाशय से। और बीज किससे विकसित होता है? बीजांड से विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का जो प्रकीर्णन है वो पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। प्रकीर्णन की प्रक्रिया क्या है कि जब जो बीज है वो हवा की सहायता से कहीं उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह नए पादप के रूप में विकसित हो जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। जब बीजों में फर या पंख लगे होते हैं तो वो पवन द्वारा जाते हैं। जब उनमें एक्स्ट्रा पत्ते या कुछ और होता है तो वो जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं। कई बीज ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ कांटे लगे होते हैं, तो ऐसे जो जंतु होते हैं उनके शरीर पर चिपक कर कहीं और जगह जब वो खिर जाते हैं, वहां से नए पादप का वो निर्माण करते हैं। बीज जो प्रकीर्णन है वो एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। जनन पादप के कायिक भागों से एक नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? कायिक जनन आपका वो कहलाता है। ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर अथवा मादा एक ही हो तो वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मनन निषेचन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? वायु, जल और जंतु के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन के विभिन्न विधियां। लैंगिक जनन का प्रक्रम, अलैंगिक लैंगिक जनन, स्वपरागण, परपरागण। इसमें मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चंस हैं तो हम देखते हैं। आंख की अगर बात करें तो ये आलू की बात है। खंडन की बात करें तो स्पाइरोगारा की बात है। और बीजाणु की अगर बात करें, पंख की अगर बात करें तो पंख आपके किसमें पाएंगे? पंख मैपिल्स में पाए जाते हैं। कली और मुकुलन की अगर बात करें, कली और मुकुलन जो है ईस्ट में होगा और बीजाणु जो है वो बीजाणु डबल रोटी में होंगे। गुलाब में क्या होता है? गुलाब में कायिक जनन होता है। नेक्स्ट आपका है पादप का जनन भाग कौन सा है? तो पुष्प पादप का जनन भाग है। अन्य सब जो है वो उसके कायिक भाग है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। निषेचन आपका कहलाता है। परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित होता है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? तो डबल रोटी की फफूंद बीजाणुओं द्वारा ही होती है। ब्रायोफिलम जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं वो अपनी पत्तियों द्वारा जनन करता है। ये चैप्टर आपका इसमें बस इतना ही, लास्ट ये खत्म है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो फिजिक्स का चैप्टर है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करना पसंद करेंगे। इस चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।